In this question, a cubical block of mass 5 kg and side 10 cm is pressed against a rough wall which has mu is equal to 0.9 with a force F passing through the center of cube inside a swimming pool as on the figure. Find minimum value of F so that the block remains in equilibrium. तो इस ब्लॉक को यहाँ पे इसमें रखा हुआ है और इस पर ये फोर्स लगा करके इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं और क्या हो रहा है इसके साथ में। तो सपोज़ ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स तो जो एक्सटर्नली अप्लाई किया गया है वो है विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है और इसी की मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इसमें। फिर उसके बाद में इसका वेट हो जाएगा जो कि ऑब्वियस है कि ये भी सेंटर से पास करेगा mg के बराबर। mg की जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्योंकि इसका मास 5 kg है तो दिस विल बी 50 न्यूटन। फिर इसके बाद में बाकी के जो फोर्सेस हैं, तो ये जो पूरा फेस है, इस पूरे फेस पे प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा इधर से। जो लिक्विड का प्रेशर है वो लिक्विड का प्रेशर इस पे इधर फोर्स लगाएगा। फिर उसके साथ साथ जो बॉटम फेस है, बॉटम फेस पे भी लिक्विड का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो पहले हम ये प्रेशर वाले फोर्सेस निकाल लेते हैं कि क्या क्या होंगे इसमें। तो पहले मैं इस वर्टिकल फेस के ऊपर प्रेशर का फोर्स निकालता हूँ। तो वर्टिकल जो फेस है यहाँ पे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो आई एम नॉट टेकिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी वर्टिकल वॉल पे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेशर के फोर्सेस कैलकुलेट करने के। तो एक बार मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो सपोज़ ये वर्टिकल वॉल है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 0 होता है, दिस प्रेशर इज़ 0। और अगर ये h हाइट है इसकी तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो हो जाता है ρgh। तो मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन दिस वॉल, ये जो वॉल है वैसे अंदर की तरफ है यहाँ पर ये, और क्योंकि ये पूरा क्यूबिकल है यहाँ पर ये, तो ये h होगा अंदर की तरफ भी, जो यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह है वो h के बराबर हो जाएगी इसमें। तो कुछ इस तरीके का ऐसा क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं। वन मेथड इज़, क्योंकि यहाँ पर फोर्स छोटे छोटे सेक्शन पे वेरी करता जाएगा, तो वन मेथड इज़ इंटीग्रेशन, कि आप यहाँ से कुछ नीचे आ जाओ y डिस्टेंस, फिर ये dy इस तरीके का स्ट्रिप हो गया यहाँ पर ये पूरा। फिर उस पर आप फोर्स लिख दो कि कितना फोर्स होगा। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा ρgy और इसका जो एरिया है वो हो जाएगा h/dy और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दो। वन मेथड इज़ दिस। दूसरा मेथड यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर का फोर्स निकालने का, कि आप एवरेज प्रेशर निकाल लो। तो एवरेज प्रेशर निकाला, और एवरेज क्यों निकाल पाते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो प्रेशर है वो लीनियरली वेरी कर रहा होता है। तो 0 + ρgh/2 यह हो गया एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ρgh/2 एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एरिया यहाँ पर जो बनेगा इस तरीके का वो यहाँ पर h² बनेगा, तो ρgh3/2 हो जाएगा ये। इसके अलावा प्रेशर डायग्राम बना के भी इसको कैलकुलेट किया जाता है। इस तरीके का एक प्रेशर डायग्राम होता है। यहाँ पे क्योंकि प्रेशर 0 है तो एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप इस लाइन को इससे दूर करते चले जाओ। इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ कर लो, और ये जो लेंथ एक तरीके से यहाँ दिख रही है, ये लेंथ एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो एक तरीके से लीनियर है यहाँ पर ये लाइन हमने ड्रॉ की, तो लीनियर वेरिएशन दिखा रहा है। यहाँ 0 प्रेशर और यहाँ पे ρgh। इसका एरिया निकाल के भी हम वर्क डन, ये इसका फोर्स निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ, या हाइट h यहाँ पे, तो हाफ ρgh × h। और इसमें जो अंदर वाली विड्थ है फिर फाइनली उसे मल्टीप्लाई करना होता है तब जाकर के फोर्स आता है। तो h से मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, तो वही आंसर आ जाएगा जो यहाँ से आ रहा है। तो ये कई सारे टेक्निक्स हैं जिससे आप ये फोर्स बता सकते हो कि फोर्स यहाँ पे कितना होगा। तो फोर्स कितना होगा एक बार इसको मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। ρgh3/2 है यहाँ पर ये। तो जो रो की वैल्यू है दैट इज़ 10⁻3, जो जी की वैल्यू है वो है 10, और जो इसकी साइड है वो 0.1 मीटर है। तो 10⁻³ हो जाएगा क्यूब करने के बाद में, एंड इट विल कम आउट एज 5 न्यूटन। अब सवाल ये उठता है कि 5 न्यूटन का फोर्स आखिर कहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमें इसका टॉर्क कैलकुलेट करना होगा, हमें इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रखना होगा। इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से फोर्स कहाँ से पास कर रहे हैं। तो ये फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए अब क्योंकि अल्टीमेटली आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि अगर मेरे को किसी पॉइंट के बाद टॉर्क कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर इस df का टॉर्क कैलकुलेट कर लूँ, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूँ। जैसे अगर मेरे को इस पॉइंट के बाद टॉर्क कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि df को फिर y से मल्टीप्लाई कर लिया, df का जो एक्सप्रेशन था फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया प्रॉपर लिमिट के साथ। तो जिस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है वहाँ से डिस्टेंस लेकर के उसको df से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि इस पॉइंट के अबाउट कैसे करेंगे। लेकिन इस तरीके का जो डायग्राम बनता है उसमें
हमने टोटल फोर्स तो निकाल लिया है। अब क्योंकि ट्रायंगुलर टाइप का डायग्राम बन रहा है और इस तरीके के ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर से 2h/3 डिस्टेंस पे होगा और नीचे से h/3 डिस्टेंस पर होगा, तो इसका यूज़ करके भी आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से h/3 पर सेंटर ऑफ मास आएगा इस ट्रायंगल का, वहाँ पर आप इस फोर्स को अप्लाई कर सकते हो। इस फोर्स को आप बिल्कुल मिड में अप्लाई नहीं कर सकते, सेंटर पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स जो है नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो नीचे से डिस्टेंस कम होना चाहिए और ऊपर से डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो इस फोर्स को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये फोर्स यहाँ से h/3 डिस्टेंस पे कहीं लग रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है, और ये है 5 न्यूटन यहाँ से h/3 डिस्टेंस। सेंटर से अगर देखेंगे तो h/6 हो जाएगा, क्योंकि h/3 + h/6 ये टोटल h/2 होना चाहिए। तो ये आ गया। बॉटम पे हर जगह प्रेशर सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, तो बॉटम पे डायरेक्टली हम यहाँ पर फोर्स निकाल पाएंगे। तो जो बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस विल बी लाइक दिस, और इस पे हर जगह से फोर्स ऐसे यूनिफॉर्मली लग रहा होगा। प्रेशर कितना हो जाएगा ρgh, एरिया कितना है h²। तो आप देखोगे इसमें हाफ का फैक्टर आया था, इसमें हाफ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये डबल हो जाएगा, 5 का डबल यानी कि 10, और ये ऊपर की तरफ लगेगा और क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था तो दिस फोर्स विल पास थ्रू दिस सेंटर। अब मुझे कोई बायनेंसी फोर्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पर फोर्सेस थे प्रेशर के, सारे प्रेशर के फोर्सेस वगैरह जो भी आने थे मैंने दिखा दिए इसके अंदर। अब बायनेंसी लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि बायनेंसी जो होता है प्रेशर डिफरेंस के वैसे ही होता है। तो प्रेशर के फोर्सेस मैंने बस यहाँ पर दिखा दिए, कहाँ कहाँ से पास कर रहे हैं वो सारा यहाँ पर इसमें दिखा दिया गया। अब इसके बाद में बाकी के फोर्सेस, तो अब अगर मैं इसमें वर्टिकल में बात करूँ तो वर्टिकल में 50 और 10 का रिजल्टेंट नीचे 40 आएगा, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स 40 आ रहा है वर्टिकल में, और उससे बचने के लिए, नीचे जाने से बचने के लिए फ्रिक्शन यहाँ पे अलोंग द वॉल वर्टिकल आएगा। और एक बार को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो फ्रिक्शन है वो 40 के इक्वल लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें 40 की ज़रूरत है, 40 की हमें यहाँ पर ज़रूरत थी फ्रिक्शन की, तो मैंने 40 के इक्वल इसको अज्यूम कर लिया एक बार के लिए। बाद में देखेंगे कि 40 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमें जो म्यू है वो 0.9 इसमें दिया गया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मल यहाँ पे कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ही आएगा। लेकिन एक बार के लिए जस्ट मैंने एज्यूम कर लिया कि 40 के बराबर आ रहा है, क्योंकि 50 और 10 का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ 40 आएगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन 40 प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ये स्लाइड नहीं करे और इक्विलिब्रियम में रहे। अब उसके बाद में हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर F और यहाँ पर ये 5, इन दोनों को बैलेंस करता हुआ नॉर्मल रिएक्शन आएगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अब यहाँ पर सेंटर से उसका पास करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, एक इसके रोटेशन की टेंडेंसी यहाँ पे जनरेट होगी इसमें। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसी का टॉर्क ले लूँ तो इसका जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आ जाएगा। आप देख सकते हो कि ये आर वेक्टर हो गया, आर क्रॉस एफ करेंगे तो क्लॉकवाइज, तो इस ब्लॉक के क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। उसके वजह से जो नॉर्मल है वो शिफ्ट होना चाहिए और नॉर्मल को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर नॉर्मल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो फिर वो क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, जो कि इसको अगेन इधर की तरफ ही रोटेट करवा देगा। तो जो नॉर्मल है वो कहीं नीचे आएगा यहाँ पर, इसमें देयर विल बी शिफ्ट इन दी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में यहाँ पे शिफ्टिंग आएगी। शिफ्टिंग कितनी होगी वो मुझे पता नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि इसमें रोटेशन की टेंडेंसी कितनी है, क्या है, उस पर यहाँ पर ही डिपेंड करेगा। इसको मैं एक्स के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी जो शिफ्टिंग है वो शिफ्टिंग यहाँ पर एक्स के बराबर हो रही है। नॉर्मल की जो वैल्यू है आप सिंपली लिख सकते हो कि जो नॉर्मल की वैल्यू है वो यहाँ पर f+5 के बराबर होगी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम देखता हूँ। अब मैं यहाँ पर सब कुछ मैंने सेट कर दिया है कि n = f+5 होना चाहिए और फ्रिक्शन इतना होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम हमने सेट कर दिया यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम इस तरीके का, इक्विलिब्रियम जो ट्रांसलेशनल है वो हमने सेट कर दिया। अब रोटेशनल की बारी आती है, तो रोटेशनल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये f कितना होना चाहिए। अभी तक हमने f कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट नहीं किया है इसमें, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं मिनिमम से मिनिमम f कैलकुलेट करूँ कि मिनिमम f कितना होना चाहिए। अब आप देखो कि f पे नॉर्मल डिपेंड करता है कि जितना f होगा उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल होगा। यहाँ पे f को आप बढ़ाओगे नॉर्मल बढ़ जाएगा, f को आप कम करोगे नॉर्मल यहाँ पर कम हो जाएगा इसमें। और जो इस पर टॉर्क आ रहे हैं, जैसे अगर आप इसका टॉर्क देखोगे तो इसका टॉर्क है क्लॉकवाइज। इसका अगर आप देखोगे टॉर्क, मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क देख रहा हूँ, तो सेंटर के अबाउट इसका जो टॉर्क है वो भी है क्लॉकवाइज। इसका फिक्स है मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इसको, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ये फिक्स है। ये 5 यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। ये दोनों अगर फिक्स हैं तो इनका जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वही फिक्स है, क्योंकि डिस्टेंसेस हमको पता है कि इसके लिए मेरे को h/6 लेना होगा और इसका टॉर्क निकालूंगा तो मेरे को h/2 लेना होगा डिस्टेंस यहाँ पे। तो क्योंकि इन दोनों का टॉर्क फिक्स है और इन दोनों का जो फिक्स टॉर्क है उसके बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर हो क्या रहा है कि नॉर्मल का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ पर आएगा
वो बैलेंस करेगा यहाँ पर ये जो 5 वाला फोर्स है इसका क्लॉकवाइज टॉर्क, और जो फ्रिक्शन है उसका क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये टॉर्क यहाँ पर फिक्स है, तो इसका मतलब ये टॉर्क भी यहाँ पर इसका मतलब फिक्स होना चाहिए। इसको भी एक फिक्स टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहे यहाँ पर। अगर आप F को कम करते हो तो F कम करते हैं तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल कम होगा तो X को बढ़ना पड़ेगा जिससे कि वो उतना टॉर्क प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि N को X से मल्टीप्लाई करेंगे तब टॉर्क आएगा। तो अगर आप F को कम करते हो तो नॉर्मल कम होता है, नॉर्मल कम होता है तो X बढ़ता है। अब X कहाँ तक बढ़ सकता है यहाँ पर? X जैसे जैसे अब यहाँ पर ये अगर आप F को कम करते जाओगे तो X यहाँ पर लगातार बढ़ता जाएगा, तो जो नॉर्मल है वो क्रिटिकल केस में फिर इस कॉर्नर से पास होना चाहिए। तो X की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो h/2 हो सकती है, X मैक्स जो है वो h/2 हो सकता है। अगर मैं X मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये नॉर्मल वगैरह कैलकुलेट कर लूँ और ये कैलकुलेट कर लूँ तो वो एक तरीके से मिनिमम वाले होंगे, वो मिनिमम F होगा एक तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्रिटिकल केस ले रहा हूँ जिसमें जो X है वो X मैक्स के बराबर है और ये h/2 के बराबर है। टॉर्क की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो टॉर्क N का टॉर्क निकालेंगे तो वो N × X हो जाएगा सिंपली, और जो X है वो X यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिलहाल मैं X लिख देता हूँ इसको, जो 5 है उसका टॉर्क हो जाएगा 5 × h/6, जो फ्रिक्शन है 40 × h/2 हो जाएगा। X को आप पुट कर दो h/2, सब में से H यहाँ पे कैंसिल होगा। आप यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी वैल्यू आप पता कर सकते हो, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट एज 125/3। नॉर्मल की इस वैल्यू से आप F की वैल्यू पता कर सकते हो, तो जो F की वैल्यू है यहाँ पर वो F की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है n-5, तो 125/3 - 5, तो 15 चला जाएगा तो 110/3। अब अगर मेरा आंसर यहाँ पर अगर ये है कि F मिनिमम 100/3 है तो हमें एक चेक करने की ज़रूरत है। अब तक हमने एक जगह चेक नहीं किया, किस चीज़ को चेक नहीं किया है, क्या फ्रिक्शन 40 हो पा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो तो फिक्स करके हमें दे दिया गया है कि 0.9 के बराबर है म्यू यहाँ पर। तो नॉर्मल भी उतना होना चाहिए जो इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाए, फ्रिक्शन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 40 के बराबर। तो लेट अस चेक कि यहाँ पर क्या फ्रिक्शन 40 मिल पा रहा है, चेक। अगर ये चेक सही निकला तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर भी हो जाएगा F मिनिमम का। तो चेक करते हैं यहाँ पे, तो F मैक्सिमम इज़ म्यू × n, म्यू यहाँ पे है 0.9 और जो हमने n कैलकुलेट किया है वो है 125/3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 37.5 न्यूटन। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमें तो 40 चाहिए था और मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की है वो 37.5 है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इतने नॉर्मल से काम नहीं चलेगा, और इतने नॉर्मल से काम नहीं चलेगा इसका मतलब इतने F से काम नहीं चलेगा, क्योंकि F जितना ज़्यादा होगा उतना नॉर्मल ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि आपको F इंक्रीज़ करना पड़ेगा सो दैट कि जो नॉर्मल है वो इंक्रीज़ कर जाए और F कम से कम यहाँ पर कितना हो जाए 40। F मैक्सिमम जो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे थे वो एटलीस्ट 40 तक तो पहुँचे, तभी तो इतना फ्रिक्शन मिल पाएगा यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि नॉर्मल कितना चाहिए आप ये निकालो कि 40 के फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल कितना चाहिए हमको। तो नॉर्मल इज इक्वल टू F/μ, F 40 और म्यू 0.9, तो इट विल बी 400/9। नॉर्मल अगर मेरे को इतना चाहिए तो फिर F कितना चाहिए, तो F इज इक्वल टू 400/9 - 5, तो दिस विल बी 355/9। लेकिन अब तो हम क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अभी ये रहेगा इसमें, अगर मैं N को F को अगर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, F को मैंने चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जो हमने 110/3 निकाला था उसमें जो नॉर्मल की लाइन ऑफ एक्शन थी वो यहाँ पहुँच गई थी। अब हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया तो नॉर्मल थोड़ा बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ने से जो X है वो अब कम हो गया होगा। तो नॉर्मल हमने जो बढ़ा दिया तो अब बस X यहाँ पे कम हो गया, X अब यहाँ पर जो भी h/2 उससे कम हो गया, तो बस फ़र्क इतना पड़ा है। तो अभी भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा यहाँ पर ये, उसके साथ साथ जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, हर तरह की इक्विलिब्रियम में होगा यहाँ पर। तो इसमें जो कॉमन मिस्टेक है वो ये हो सकती है कि हम यहीं पे कैलकुलेट करके छोड़ दें। हमें फ्रिक्शन के लिए चेक करना जरूरी है यहाँ पे। फ्रिक्शन के लिए हमने चेक किया, फिर हमने F को बढ़ा दिया, यहाँ पे नॉर्मल बढ़ गया, यहाँ पे नॉर्मल इतना हो गया कि वो कम से कम इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाएगा 40 के बराबर। और जब हमने F और N को बढ़ा दिया तो जो ये बिल्कुल कॉर्नर तक पहुँचा हुआ था, क्रिटिकल केस तक पहुँचा हुआ था, वो क्रिटिकल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, X यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा h/2 से।